पहले मैं सोच रहा था, जैसे मैंने ये वीडियो देखी, ये वीडियो आपको दिखानी जरूरी है अपनी ऑडियंस को। हाँ, तो मैंने सोचा वीडियो क्रिएट करता हूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया यार ऐसा सही नहीं होगा। अगर दूसरे भाई ने कितना टाइम लगाया होगा, कितनी मेहनत करी होगी इस रिसर्च को प्रिपेयर करने में, इस रिसर्च मटेरियल को मैं यूज करके वीडियो बना दूं, तो वो फेयर नहीं होगा भाई के साथ। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं रिएक्शन वीडियो भी बना सकता हूँ। हालांकि मेरे को रिएक्शन वीडियो में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन इससे बढ़िया जस्टिस नहीं हो सकता। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट। कैसे हो आप सारे? तो अभी 27 जुलाई को कृति सनन का बर्थडे था और कृति सनन एक्ट्रेस है, आपको पता ही है सब कुछ। तो उस टाइम पे ना एक न्यूज ब्रेक हुई थी और न्यूज ब्रेक ये हुई कि कृति सनन ने, उनकी जो कंपनी है हाइफन, उसने 400 करोड़ की सेल जो है वो क्रॉस कर दी। हालांकि पहली बात तो ये सुनते ही अजीब लगा, और उसके बाद में एक क्रिएटर है नितिन जोशी करके, उसने कुछ रिसर्च वगैरह कर दी और उसने बताया कि भाई 400 करोड़ की रेवेन्यू या सेल्स ये क्रॉस करना पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए, क्योंकि पिछले 2024 में जो उन्होंने रेवेन्यू करा था वो था 7.5 करोड़ रुपए सिर्फ। तो ये इस साल में 400 करोड़ कैसे पहुंच सकता है? तो मेरा भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बन गया इस चीज पर रिसर्च करने में। मैंने रिसर्च करी और फिर मेरे को ऐसी ऐसी बातें पता चली जो मतलब मुझे लगा कि भाई ये बतानी जरूरी है जनता को समझदार करने के लिए, क्योंकि हमारे देश की जनता जो है ना वो बहुत भोली है, बहुत इजीली बेवकूफ बना सकते हो आप उसको, और बन जाती है बेचारी। तो आप ध्यान से सुनते जाना कि कैसे जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, सो कॉल्ड, या फिर जो इन बिजनेस में काम करने वाले लोग हैं, या आजकल का जो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है, स्टार्टअप कल्चर बना है, वो कैसा, उसकी एक अलग फेस भी है, उसका एक टॉक्सिक फेस भी है जो लोगों को पता नहीं है, और वही मैं आपको समझाऊंगा आज। तो शुरू कर लेते हैं। शुरू में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तो है फॉर्चून इंडिया का आर्टिकल, और इस आर्टिकल में आप देखोगे कि सीधे सीधे टाइटल डला हुआ है कि कृति सनन स्किन केयर ब्रांड हाइफन क्रॉसेस 400 करोड़ इन सेल्स। ठीक है, ध्यान से सुनना, इन सेल्स। ठीक है, ये फॉर्चून इंडिया कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, और ये है आपका हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल, और इस आर्टिकल में मेंशन्ड है कि कृति सनन ब्यूटी ब्रांड हाइफन वो 400 करोड़ इन रेवेन्यू ऑन सेकंड बर्थडे, और बर्थडे जो है वो कृति सनन का भी है। ऐसे ही तीसरा एक और आर्टिकल है, ये इकोनॉमिक टाइम्स का है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे जो मेन अच्छे खासे रेनाउंड बढ़िया न्यूज चैनल, न्यूज पोर्टल्स हैं, उन्होंने भी ये पब्लिश करा हुआ है। सवाल ये आता है कि रियलिटी क्या है, ऐसा क्या है कि जो छुपा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि नितिन जोशी जो क्रिएटर थे, उन्होंने पहले तो रिसर्च कर दी, ठीक है, और उसमें उन्होंने पता लगाया कि 2024 में जो इनका रेवेन्यू था वो 7.5 करोड़ था सिर्फ। तो 2024 में अगर ये 400 करोड़ क्लेम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि 56% की ग्रोथ हुई है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो कि अगर किसी समझदार बिजनेसमैन या फाइनेंस में थोड़ा बहुत भी एक्सपर्टाइज रखने वाले बंदे से पूछोगे तो इतनी ग्रोथ होने के लिए ना, पता आपको क्या चाहिए? आपको बिल्कुल ही मार्केट में एकदम वेव चाहिए कि भाई उस प्रोडक्ट की तो वेव ही हो गई और सब खरीदने लगे, बहुत सारे लोग खरीदने लग गए, क्योंकि 56% जो है ना वो ग्रोथ एकदम से मैजिकल ग्रोथ होती है। अगर मार्केट में आप देखोगे कि भाई किसी भी मार्केट की ग्रोथ, जैसे स्किन केयर है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, तो इनकी ग्रोथ किस हिसाब से हो रही है? 20% से 30% से हर साल, ज्यादा से ज्यादा। ये भी बहुत बढ़िया ग्रोथ है। तो 5600% से ग्रोथ होने का कैसे पॉसिबल है, जबकि हाइफन जो ब्रांड है वो इतना सुना भी नहीं है हमने। भाई मामा अर्थ या फिर जो आपकी मिनिमलिस्ट आई थी, उसके तो प्रोडक्ट्स हमने या तो इस्तेमाल कर लिए होंगे या फिर सुन लिया होगा किसी के मुंह से कि भाई बढ़िया है। मिनिमलिस्ट की तो काफी तारीफें हुई हैं पिछले टाइम में। उसका भी जो ग्रोथ परसेंटेज है ना वो कहीं 50%, 30-40% के आसपास है। फिर नितिन जोशी की वीडियो से भी मेरे को काफी कुछ तो समझ में आ ही गया था। और देखो, जब ये नितिन जोशी ने ये भी ढूंढ लिया, भाई तेज आदमी है, उसने ढूंढ लिया कि 7.5 करोड़ तो आपने 2024 में कमाया था, या फिर रेवेन्यू आपने कलेक्ट करा था, तो 400 करोड़ कैसे पॉसिबल है? अब ये चीज आप भी देख सकते हो। मतलब जैसे दो टाइप की कंपनीज होती हैं इंडिया में, ठीक है। एक होती है पब्लिक कंपनीज जो स्टॉक मार्केट पे यूजुअली चढ़ी हुई होती हैं। तो गवर्नमेंट का ये रहता है कि भाई तुम पब्लिक कंपनी हो जो स्टॉक मार्केट पर चढ़ी हुई है, तुम्हें सारी कुछ जो डिटेल्स हैं वो बतानी पड़ेंगी। क्वार्टरली अर्निंग अपनी, कितना कमाया, कितना खर्च करा, कहाँ किया। मतलब एक तरीके से जब आपके शेयर्स जो हैं वो पब्लिक खरीद रही है तो पब्लिक को आपको बताना पड़ेगा, ये होता है। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, प्राइवेट कंपनीज, वो कंपनी मान लो मैंने खोल ली, मेरे दोस्त ने खोल ली, मिलके खोल ली, तो हमें दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी हम क्यों बताएं। लेकिन हमें गवर्नमेंट को तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि भाई हमारे शेयर होल्डर्स कौन कौन है और हमारा क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, मतलब हमारे फाइनेंशियल्स क्या है, वो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करके उसकी वेबसाइट है, और मिनिस्ट्री है तो वहां पे वो डाल देती है प्राइवेट कंपनीज का भी, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। तो वहीं पे ही इनका भी इजिली मिल गया, हाइफन का भी मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां से ये पता चला था कि भाई इनका 7.5 करोड़ पिछले 2024 का रेवेन्यू था, और अब ये क्लेम कर रहे हैं कि 400 करोड़ क्रॉस कर गए। अब बात पता है क्या है, मैंने फिर रिसर्च शुरू करी, ठीक है। जब मैंने इन आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़ा ना, स्पेशली जैसे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल ले लो या किसी और चीज का आर्टिकल ले लो, तो वहां पे ना ऊपर तो वो जो टाइटल डाल रहे हैं वो छोड़ो, नीचे जब वो स्टेटमेंट्स में आते हैं तो हाइफन जो कृति सनन का ब्रांड है उसकी स्टेटमेंट्स थी, और उसमें तरुण शर्मा करके सीईओ है उस ब्रांड के। एक्चुअली एम कैफीन करके एक ब्रांड है,
या फिर ये कह लो कंपनी है, वो कंपनी पेरेंट कंपनी है कृति सनन की, जो कंपनी है हाइफन का, और जो हाइफन है वो भी कृति सनन की कंपनी नहीं है, 5% ही उनके स्टेक्स है, बाकी एम कैफीन के हैं या बाकी किसी और के हो सकते हैं। अब बात क्या है कि इन्होंने क्या गेम खेला, आप ये देखो कि न्यूज आर्टिकल के अंदर का बता रहा हूँ जो तरुण शर्मा ने बोला, वो ये था कि क्रॉसिंग ARR ऑफ 400 करोड़ इन ग्रॉस रेवेन्यू ऑन द सेकंड बर्थडे ऑफ हाइफन। अब इसमें जो ARR है उसका मतलब है एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, ठीक है, और यही सारा गेम है, यही सारा गेम है जो ये पूरा PR गेम या तो रन। देखो पहली चीज तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा यहाँ पे कि भाई ऐसा ही हुआ होगा। जो मैं पूरी वीडियो में बोल रहा हूँ वो सारा एनालिसिस है कि ऐसा हुआ हो सकता है, और अपनी जनता को समझदार बनाने के लिए अगर मैं इतना भी नहीं कर सकता तो इसके बाद भी अगर कोई डेफेमेशन वगैरह डाले तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के साथ। तो मैं सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूँ। तो ये ARR में सारा गेम खेल जाते हैं। कैसे खेलते हैं? एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो फास्टैग है या फिर अमेजोन प्राइम है, यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन है ना, प्राइम के सब्सक्रिप्शन जो होते हैं, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो आपसे चार्ज करते हैं कि भाई 200 रुपये दो महीने के और देखो पूरे महीने फ्री। तो अगर अमेजोन प्राइम को ये दिखाना हो कि भाई उनका रेवेन्यू कितना होगा इस साल का, तो वो क्या करेंगे, वो बताएंगे कि भाई देखो इस महीने का या फिर 15 दिन का हमारा जो रेवेन्यू है वो इतना है, इतने हमारे सब्सक्रिप्शन है, और ये हमारे चलते जाएंगे साल तक पूरे, तो ये हमारा एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू है। ऐसे ही तुम फास्टैग का बोल सकते हो। फास्टैग मान लो 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, सब सिर्फ एक मैं पर्टिकुलर फिगर ले रहा हूँ। तो मान लो फास्टैग ने 2 करोड़ रुपए कमाए भाई एक दिन में, ठीक है, तो फास्टैग जो है अगर उसे किसी से लोन चाहिए या फिर उसको इन्वेस्टर्स चाहिए, ठीक है, सपोज ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो वो क्या करेगा, वो एक दिन का रेवेन्यू दिखाएगा कि भाई देखो हमारे 2 करोड़ रुपए 365 से मल्टीप्लाई कर लो और इतने करोड़ रुपए हम हर साल फास्टैग से निकाल रहे हैं, तो तुम हमारे में इन्वेस्ट कर सकते हो, हमारा बहुत सही बिजनेस है और हमारा सही ही चल रहा है। तो ये होता है एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, कि एक दिन के बेसिस पे या एक महीने के बेसिस पे या एक हफ्ते के बेसिस पे आप पूरे साल का रेवेन्यू जज करके बता देते हो कि इतना होगा। लेकिन यहाँ गेम क्या खेलते हैं स्टार्टअप कल्चर वाले या फिर छोटी कंपनीज वाले, ये क्या करते हैं, ये ARR को यूज करते हैं और बताते हैं अपना एनुअल रन रेट। बहुत ही सिंपल समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, ये भारी भारी शब्द सुन के ये मत सोचना कि कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स आने। एक्चुअली ना ये रेवेन्यू है ही नहीं। मतलब ये मान लो कि आपकी दुकान है, एक दिन किसी फेस्टिवल की वजह से आपकी दुकान बहुत ज्यादा भीड़ आ गई और आपने एक दिन में 1 करोड़ की सेल कर दी। अब आप क्या कर सकते हो, उस एक दिन की परफॉर्मेंस को 365 से मल्टीप्लाई करके बोल सकते हो अगर यही रेट पूरे साल चला तो हमारा एनुअल रन रेट करीब 365 करोड़ का है। टेक्निकली एक कैलकुलेशन है, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरे साल 365 करोड़ कमा लिया। एनुअल रन रेट ऐसे होता है जैसे क्रिकेट का मैच होता है, पहले ओवर में क्रिस गेल ने मार दिया भाई 20 रन मार दिए, मार सकता है भाई क्रिस गेल। ARR होता है एनुअल रन रेट, जैसे रन रेट होता है ना कि उसका रन रेट कितना हो गया, 20 का हो गया ना, और इस हिसाब से अगर वो कैलकुलेशन करके बता दे तो कितने रन बनाने वाली है टीम, 400 रन। सिंपल, 20 ओवर है भाई, 400 रन बनाएगी T20 में, जबकि 400 रन तो आज तक कभी T20 में बने ही नहीं। ऊपर से क्रिस गेल ही थोड़ी खेलता रहेगा लास्ट तक तुम्हारे। एनुअल रन रेट जो है ना, इसमें ये कंपनीज खेलती हैं। अब इसमें भी एक गेम है, जैसे सपोज करो कि मैं अपनी कंपनी खोलता हूँ, मेरे पास पैसा ठीक ठाक है, एक दिन की सेल मेरी 1 करोड़ की हो गई है ना, पूरे साल का ARR कितना बता दूंगा, 365 करोड़, ऑलमोस्ट क्लोज टू 400 करोड़ जो कृति सनन की ब्रांड ने बताया, तरुण शर्मा ने बताया। तो ये 400 करोड़ हो गया एक तरीके से, जबकि 400 करोड़ तो है ही नहीं ना भाई, एक दिन में 1 करोड़ कमाया है तो कहां से 400 करोड़ बोल रहे हो। फिर से बोल देता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही हुआ है, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा हुआ हो सकता है या होता होगा। अब इसमें भी गेम ये है कि 1 करोड़ की सेल कराना उस बंदे के लिए कितना मुश्किल है जिसमें पैसे अच्छे खासे हो। आप ऐसी अरेंजमेंट कर सकते हो कि भाई इतने अरेंजमेंट कर दो, यहाँ से प्रोडक्ट्स को खरीदो, और चाहे उसके लिए मैं खुद ही पैसे कर रहा हूँ, खुद ही पैसे पे कर रहा हूँ, और वो 1 करोड़ की सेल में करवा दूं एक दिन की, उसके बाद मैं उसको ARR में शो करके 400 करोड़ का बिजनेस दिखा दूं। अब इसमें भी गेम आगे क्या है कि इन्होंने तो ARR से लीगली अपने आप को ठीक कर लिया कि भाई सही है, हमारा तो रन रेट यही है ना, हम तो 1 करोड़ का बिजनेस एक दिन में कर लिया, सपोज करो 1.5 करोड़ का कर लिया तो 400 करोड़ ही बताएंगे ना ARR, वो मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करके। अब ये चीज जो है, ये स्टेटमेंट आप दे दो न्यूज पोर्टल्स को, न्यूज पोर्टल वाले क्या करेंगे, ARR में से एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू का इस्तेमाल करके रेवेन्यू वर्ड को ले लेंगे सिर्फ और उसको छाप देंगे। जबकि रेवेन्यू ऐसे नहीं होता है, रेवेन्यू ऐसा होता है कि पूरे साल में तुम कितना रेवेन्यू कर रहे हो। अगर एस्टिमेशन भी लगा रहे हो तो उसका भी एक बेसिस होना चाहिए, जैसे फास्टैग का एक बेसिस है कि भाई हाँ हर महीने कमा रहे हैं, हर दिन कमा रहे हैं और कमाएंगे, श्योरिटी है। तो ये इनका पूरा सीन है, और इसीलिए जो 7.5 करोड़ इन्होंने पिछले साल का रेवेन्यू दिखाया हुआ है उसको ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे अब। मतलब ये काफी बैकलैश ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हुआ है, जिन लोग इस मामले में जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो 7.5 करोड़ का रेवेन्यू 400 करोड़ कैसे पहुंच जाएगा। और जिस भी सेंस में आप बोल रहे हो ये शब्द को घुमाते हैं कि ग्रोस रेवेन्यू है, ARR है, ऐसे करके, जबकि हो कुछ नहीं रहा है, इतना बड़ा कोई खास बिजनेस हो नहीं रहा है।
इनफैक्ट इसका प्रूफ मैं आपको एक बड़ा फनी प्रूफ देता हूँ कि ये ब्रांड है, ठीक है, हाइफन, उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है पेप टेक्नोलॉजीज, और पेप टेक्नोलॉजीज जो है वो एम कैफीन की भी पेरेंट कंपनी है, जो एक एस्टेब्लिश्ड स्किन केयर ब्रांड है, और उसका जो रेवेन्यू है वो है 240-260 करोड़। मतलब जो एस्टेब्लिश्ड पेरेंट कंपनी है उसका तो 240-250 करोड़ है, और हाइफन का जो 2 दिन पहले आई है, 2 साल पहले आई है, उसका हो गया 400 करोड़। एट द सेम टाइम जो शार्क टैंक में आती है ना विनीता सिंह, जिनका शुगर कॉस्मेटिक्स है, उनका जो बिजनेस है वो 500 करोड़ पहुंचा था जो 2015 में आई थी। मतलब 10 साल के मेहनत के बाद में 500 करोड़ वो बिजनेस पहुंचा था। 2 साल में भाई साहब 400 करोड़ पहुंच गया हाइफन का। अब ये सारी चीजें करी क्यों जाती हैं? पहली चीज तो होती कैसे हैं? होती ऐसे हैं कि भाई अगर आपको पीआर करनी है, ठीक है, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे लोगों को पैसा पे करना पड़ेगा जो आपकी न्यूज छाप रहा है। अब वो आपको ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे, बस ये है कि आप सही जो बोल रहे हो वो थोड़ा थोड़ा सही होना चाहिए, ठीक है, वो लीगली बहुत गलत नहीं होना चाहिए। आपने बोल दिया ARR से रेवेन्यू का एक सिंपल वर्ड उठाया और छाप दिया, बात खत्म। जनता इतना क्वेश्चन करेगी नहीं, जनता जो है वो सोचेगी कि भाई इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या इस ब्रांड में, कर दें क्या इन्वेस्ट। एक तरीके का फोमो क्रिएट करा जाता है कि भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई ये तो नेक्स्ट लेवल बिजनेस है, नेक्स्ट बिग थिंग है, और इसमें इन्वेस्ट नहीं करा तो हमारे तो पैसे डूब जाएंगे। मतलब पैसे नहीं डूब जाएंगे पर हम कमाने की अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। और ये हमारे इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मीडिया हाउस वाली बता रहा हूँ, न्यूज पोर्टल्स की। हमारे जो न्यूज पोर्टल्स है ना, वो वैसे कुछ न्यूज पोर्टल्स अच्छे हैं, बस प्रॉब्लम हमारे यहाँ पता क्या है हमारे देश में, कि हमारे देश में इस टाइम पे सारे न्यूज आर्टिकल्स ये छापने की कोशिश करते हैं कि बस हम लीगली सही हो, बाकी हम जो बोल रहे हैं वो अटेंशन ग्रैब करें, बस हम लीगली सही हो। कुछ जो रिनाउंड न्यूज पोर्टल्स हैं वो भी यही कर रहे हैं। जबकि जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है कि हमें वो बताओ जो हमें जानना है, जो हमें पता होना चाहिए। और ये बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रखा है इस टाइम पे मीडिया मार्केट में। इसीलिए तो हम जैसे यूट्यूबर्स की वीडियो आप देख रहे हो ना, तो ये एक बढ़िया स्टार्टअप आइडिया भी है। अगर आपको मीडिया हाउस खोलना, बढ़िया मीडिया हाउस खोलो एक, और उसमें आप ये बताओ कि जनता सुनना क्या चाहती है, जो जनता के काम का है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है। ठीक है, हर कोई अटेंशन के पीछे भाग रहा है कि ऐसा न्यूज़ आर्टिकल का मतलब एक टाइटल छाप देंगे कि जनता पागल हो जाएगी देख के। देखना आज नहीं तो कल ऐसा एक कोई ना कोई स्टार्टअप या बढ़िया कोई मीडिया स्टार्टअप आएगा जो ये करेगा, जिसमें मीनिंगफुल न्यूज़ होंगी। अब लास्ट में बस बात ये आती है कि भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से, हमें क्यों सोचना चाहिए? देखो सोचना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, देश के लिए भी और आप पर्सनली भी। आपको वो याद है कि जो वो था BBA दूध वाला अपना जो भाई था, उसकी जो PR थी वो बहुत तगड़े लेवल पे हुई थी, है ना। अब वो PR हुई थी या खुद वायरल हो गया, वो अलग ही मेथड है, ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं। उसमें लोगों ने फ्रेंचाइजीज खरीदी, लोगों में हो गया था कि भाई अगर हमने फ्रेंचाइजी नहीं खरीदी है, अगर हमने ये फ्रेंचाइजी नहीं खरीदी दूध वाले की, तो भाई दिक्कत हो जाएगी, फिर तो हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने ली, 25, 30, 35 पता नहीं कितने लाख रुपए खर्च करे। उसके बाद में शॉप खोली, जो उसका रेंट है 50, 70, 80 हजार रुपए, वो पे करते रहे। फुटबॉल है ही नहीं, बिजनेस का कोर तो कुछ है ही नहीं ना, बिजनेस तो चल ही नहीं रहा, सिर्फ नंबर्स हैं जो बता दिए गए हैं, जो एक तरीके से मार्केटिंग है या फिर एक PR है या जो भी है, एक ऐसा बबल क्रिएट कर दिया गया है जिसमें अगर एक सुई लग जाए तो कुछ है ही नहीं, और लोगों के पैसे खत्म, लोग बेचारे परेशान है। फिर उसके बाद में सोच रहे हैं कि इतना मोटा भाई 25-30 लाख रुपए ना मिडिल क्लास आदमी के लिए शादी होती है इतने रुपए में, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ये तो हो गई पर्सनल बेसिस पे, देश के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। पूरा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना उसको खराब करता है। इन्वेस्टर्स डरते हैं किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करने से, क्योंकि भाई एक बहुत मेहनती आदमी कुछ ऐसा डेवलप कर रहा है, सपोज करो इंडिया में बैठे हुए किसी गाँव में बैठा हुआ आदमी कोई कुछ डेवलप करके लाया कि भाई देखो ये मेरा रोबोट है, उसने बिजनेस क्रिएट भी नहीं करा, उसने मान लो फार्मर्स के लिए कोई रोबोट बना रहा है, ठीक है, जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। फार्मर्स को ज्यादा महंगा बेच नहीं पाएगा, ठीक है, उसका रेवेन्यू मान लो 1-2 करोड़ हो गया, कोई उसको भाव ही नहीं दे रहा। जहां 400 करोड़ की बातें हो रही है वहां 2 करोड़ वाले को कौन भाव दे रहा है? तो ये स्टार्टअप कल्चर को खराब करता है। जो लोग मोटिवेशन से काम कर सकते थे, जो रियल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते थे, वो कर नहीं पाते। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं ना, मैं कई स्टोरीज सुन चुका हूँ पर्सनली बैठ के लोगों के साथ मिलके, कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया के स्टार्टअप कल्चर में छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू करके उनको बेच देते हैं और बेवकूफ़ बना देते हैं, और उनको कुछ मिलता नहीं है। और इससे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी खराब होती है इंडियंस की, कि यार इंडियंस के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना, बेवकूफ़ बनाते हैं, वो फालतू के नंबर्स दिखा देते हैं या फालतू की ऐसा जैसे बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं PPTs वगैरह, और होता कुछ है नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि हमारी हिंदुस्तान की जनता स्मार्ट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो बेवकूफ़ वाले डिसीजन लेके सफ़र ना करे, परेशान ना रहे। परेशान होती है जनता, परेशान ही तो है, और क्या हो रहा है उनके साथ, और क्यों हो रहे हो परेशान? इसलिए तो हो रहे हो ना कि आज तक तो कभी हाइफन का नाम सुना नहीं था। आप जो वीडियो देख रहे हो, आप मेरे को कमेंट में बताना आप में से कितनों ने सुना था। 90% ने शायद हाइफन का नाम सुना नहीं होगा, लेकिन एकदम से जब वो न्यूज़ आई होगी तो सुन लिया होगा, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मेरे से सुन लिया, मेरे से तो अवेयरनेस के रूप में सुना है। तो
आज की वीडियो इतनी ही थी। मिलते हैं कमेंट्स में कि भाई किस किस ने सुना था आम नहीं। भाई साहब मैं रियलिटी बताऊंगा, मतलब मेरा मन देखो, रिस्पेक्ट बनता है बंदे के लिए। अब आपको लगता होगा क्या कृति सेनन के बारे में इतनी अवेयरनेस क्रिएट करने का क्या फायदा हो रहा है? तो फायदा हो रहा है, मैं बताता हूँ कैसे। आपको ऐसा लगेगा नंबर ऑफ फॉलोअर्स तो उसके घट ही नहीं रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटी है ना, बॉलीवुड इतना चला है कि उनके फॉलोअर्स देखोगे तो वो कम नहीं हुए, उल्टा बढ़ते ही चले गए। लेकिन वो फॉलोअर्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि पॉपुलैरिटी का कोई रिवर्स बटन नहीं होता। पॉपुलैरिटी का मतलब है कि आपको कितने लोग जानते हैं। किसी के दिमाग से ये चीज आप इरेज नहीं कर सकते। लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटी में जितने भी लोग थे सारे बुरे नहीं है, लेकिन उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी, लोगों का उन पर जो ट्रस्ट था वो खत्म हो गया। और मैं आपको बताता हूँ, आज से 20 साल पहले बॉलीवुड सेलिब्रिटी के कितने गजब के फैंस हुआ करते थे। मैं जिस गांव में रहता था वो एक छोटा सा गांव था। वहां अगर किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का हेलीकॉप्टर आ जाता था तो हम लोग सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने के लिए चले जाते थे। मतलब पता नहीं कौन आया है, लेकिन देखने के लिए भीड़ लग जाती थी। लेकिन आज किसी बॉलीवुड स्टार की फिल्म आई है तो कितने लोग देखने जाते हैं। तो हाँ, फॉलोअर्स की नंबर बढ़ रही है लेकिन क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। और अवेयरनेस क्रिएट करने का फायदा आखिर यही है। बस इतना कहूंगा यार, हर किसी की आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन भाई बहुरूपिया इंसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से समाज के लिए सबसे खतरनाक यही चीज है।